नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजी सेठ जी की कहानी अंधे मोड़ से आगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अंधे मोड़ से आगे। काम करते करते अक्सर अचानक उसे अपनी पीठ पर एक कीड़ा रेंगता सरसराता सा लगता है और जैसे सारे शरीर पर पानी से भरे लिसलिसे फफोले उगाते हैं। ऐसा ही था तो इस नए जीवन की शुरुआत उसने क्यों की? सुरजीत को पीछे छोड़कर क्यों चली आई? कामों में कोई अंतर नहीं। वहां एक बंधी बंधाई गृहस्थी को दिन भर अपना थोड़ा थोड़ा भाग सौंपते रहना, शाम तक राह देखना, प्रतीक्षा करना और समय के बचे हुए भाग को दूसरे के उपयोग के लिए छोड़ देना। सुरजीत भी ऐसा कि अवरोध नहीं, विरोध नहीं, अधिकार प्रदर्शन नहीं। साफ कह दिया, न रहना हो न रहो, तुम्हारे बिना मर नहीं जाऊंगा। मिश्रा बॉस ने कहा था, घुनना है, बाद में उत्पात मचाएगा, तलाक नहीं देगा। परंतु वह घड़ी अधबनी रह गई। जिसने जितना शोर मचाया, जितने आरोप लगाए, सुरजीत सह गया। फैसले के दिन एक पक्षीय निर्णय हुआ। न वह आया, न कोई तनाव, न कोई आहट उस दिशा से आई। लगा कि जो कुछ हुआ है उसकी अपनी ओर से, उसके अपने लिए हुआ है। उसका सुरजीत से वैसे भी कोई संबंध नहीं था। मामला इतना ही एक तरफा था तो इस खींचतान की आवश्यकता ही क्या थी आखिर? सुरजीत की अलिप्त उदासीनता को समझते हुए वह वैसे भी तलाक के लिए शायद इतना आग्रह न करती, परंतु मिश्रा हट करता रहा था। सुरक्षा जरूरी है, कानूनी सुरक्षा, वैध अधिकार। वह भविष्य में कभी सुरजीत का हस्तक्षेप बर्दाश्त करना नहीं चाहेगा। डेस्पिकेबल क्रीचर, नीच जानवर। यहां आकर अक्सर लगने लगा है कि वह यहां क्यों है, किस लिए उसने इस प्रकार की जीवन व्यवस्था को चुन लिया है। अंतर इतना ही है कि वहां अपने हाथ से रोटी पकाती, सफाई करती, कपड़े धोती थी, यहां नौकरों से करवाती है। सुरजीत में एक प्रकार की आदतें थी तो मिश्रा में दूसरे प्रकार की। वह रोटी खाते समय चप चप करता था, यह सोते समय खर्राटे लेता है। वह लाल जूते पसंद करता था, यह काले। उसे दूध भाता था तो इसे कॉफी। वह देसी पीता था, यह विलायती। वह एक प्रकार के प्रसंग से देह तक पहुंचता था तो यह दूसरे प्रकार के। रात को बत्ती बुझ जाने पर मिश्रा के घर डनलप के आरामदेह स्पर्श के अति यथार्थ होने पर भी सुरजीत के घर खरखरी घाट पर दरी बिछाकर सोने के सुख में उसे कोई अंतर नहीं लगता। अंधेरा होते ही वह कमरे के लील लेने वाले वैभव से विच्छिन्न हो जाती है, उसका हिस्सा नहीं रहती। आधी रात गए जब कभी मिश्रा खर्राटे त्याग कर जाग उठता है और एक बदहवास उतावली में उसे टटोलता हुआ भारी सी देह लिए उसके बिस्तर की दिशा में लुढ़कने लगता था तो वह उसे मिश्रा नहीं लगता, वही लगता है जो वह सुरजीत के लिए कहता है, डेस्पिकेबल क्रीचर। ऑफिस में उसके सामने बैठे जो कुछ सूट टाई चमचमाते बूटों और सिगार के साथ एक तान होती, उसकी आभिजात्य शिष्टता से रचा जाकर प्रलोभन का एक अचूक हथियार बनता था, घर आकर एकदम निर्वस्त्र हो जाता है। एक ढीली लिजलिजी सच्चाई का उबाऊ स्वाद बाकी रह जाता है। शुरू शुरू में वह सोचती थी, क्या उसका मोह मात्र सूट बूट टाई और बाहरी शालीनताओं से ही था? उससे रहित हो जाने पर वह मिश्रा को वैसा क्यों नहीं देख पाती जैसा ऑफिस में उसके सामने बैठे देख पाती थी? पैरों के नीचे की धरती अब उतनी क्यों नहीं डोलती जितनी तब डोलती थी? इतनी कि सुरजीत के पास घर लौटकर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। शायद इतना बड़ा निर्णय न हो पाता यदि सुरजीत कुछ बाधा देता या मिश्रा ही इतनी शह न देता।
रोज रोज उसके मन को एक बेहतर जीवन की लालसा और देह को एक नई आंच से सेंक न देता। उसी ने तरह तरह से समझाया था कि सुरजीत के साथ या किसी के भी साथ अपनी ईमानदारी जताने को वह अवश्य जोड़ता था। अनिच्छा से रहना अत्याचार को प्रश्रय देना है। सुरजीत के साथ रहना अनिच्छा का है, यह कैसे समझ लिया गया? न लगता यदि सुरजीत विरोध, अवरोध, विद्रोह, प्रतिरोध करता। एक सुविधा सहूलियत भरी मुक्ति उसे देकर वह अपनी राह चलता बना। यह मुक्ति इतनी सुविधाजनक ना होती तो शायद उसे मिश्रा को पाना कुछ लगता, उपलब्धि का सुख होता। मिश्रा ने चाहा, पा लिया। सुरजीत ने नहीं चाहा, छोड़ दिया। उसकी अपनी चाह का धरातल कौन सा था फिर? ये प्रश्न इधर परेशान करने लगे हैं। ऐसा कोई एहसास इससे पहले उसे न था। घर का काम करते करते अचानक उसे उस घर का शतांश मात्र होने की यातना घेर लेती है। अचानक लगने लगता है कि उस घर का अधिकांश हिस्सा मिश्रा की मरी हुई पत्नी की स्मृति में सदा बंद रहने वाली अलमारियों और बक्सों में बंद है। उस घर का अधिकांश व्यतीत है, अतीत है, इतिहास है, और मिश्रा का झुर्रियों भरा शरीर इसके शेष हो जाने का साक्षी है। उस दफनशुदा अतीत, इस घर के अधिकांश से उसका अपना कोई संबंध नहीं। पर यह बात उसे मिश्रा की रसोई में काम करते ही महसूस होती है। डिक्टेशन लेते ऑफिस में महसूस नहीं होती थी, यहां महसूस होती है, क्योंकि उसके जीवन में हर रसोई के साथ एक रसोई सुरजीत की जुड़ी है। मिश्रा दफ्तर में होता है तो सुरजीत नहीं लगता, घर होता है तो सुरजीत हो जाता है। मिश्रा और सुरजीत दोनों एक हो जाते हैं तो उसे सुरजीत ही अच्छा लगता है। उसकी बाहों पर चिपका हुआ कोई झुर्रीदार अतीत नहीं है। क्या हुआ यदि उसके हाथ एकदम सीधे उसके गालों पर वार करते थे? वह गालियां देता था, मारता था, आए दिन गुस्से में सारे बर्तन पटक देता था। जिद्द चढ़ जाए तो मां के घर जाने नहीं देता था, और रुलाई आती हो तो उस क्षण को अपने आधिपत्य की हिंसा से तोड़ फोड़ कर मन के चिथड़े चिथड़े कर देता था। थकी आहत अकुलाई ऑफिस पहुंचती थी तो मिश्रा मरहम लगाने बैठ जाता था। पतले गुलाबी नक्काशीदार प्यालों में पड़ी गरम चाय से घाव सेंकता था। संकोच से चाय पीकर उठो और डिक्टेशन के लिए कलम हाथ में लेते ही मिश्रा की भिजती जाती मुट्ठी में उसकी अंगुलियों में फंसे सस्ते चांदी के छल्ले एक दर्दीले दबाव से एक नन्ही सी चीख को जन्म दे देते थे। वह हाथ छोड़कर पैर से पैर छूने लगता था। आई अंडरस्टैंड योर डिमांड्स। व्हाट डिमांड्स? कहने पूछने का कोई रिश्ता उसका मिश्रा से नहीं था। आंखें झुकाकर चुप बैठी रहती थी वह आग्रह करके उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बिठा लेता था। सामने से हट जाने पर सामना करने की व्यवस्था समाप्त होना उसे अच्छा लगता था। तब नहीं सोच पाती थी कि वह किस सामने से डरती है, मिश्रा से अपना सामना या अपने से अपना सामना, जो मिश्रा की आंखों के अक्स में उसे साफ दिखता था। पास बिठाकर वह धीरे से उसके कंधों पर हाथ रख लेता था। कोई उत्तेजना उसके भीतर नहीं जागती थी, केवल एक प्रकार की कुंठित चुप्पी जिसमें ना कहने की एक बचाव भरी मनाही हो। मिश्रा के हाथ अधिक स्वतंत्रता लेने लगते थे। थोड़ी देर बाद एक भावुकता से भरकर वह कहता था, लेट अस गो आउट दिस इवनिंग, सूट्स? हाँ ना में डोलते मौन का वह अपने पक्ष में अनुवाद कर लेता था। तो फिर अभी सुरजीत को फोन कर दो, शाम को करना ठीक नहीं। सुरजीत को फोन? सुरजीत कोई मिश्रा नहीं था जिसकी टेबल पर 2-3 फोन हो। टेक्निकल सेक्शन की वर्कशॉप से उसे ढूंढवाना पड़ता था, जहां से वह अपने काले मैले हाथ लिए झल्लाता हुआ सुपरवाइजर की टेबल पर आता था और खींचकर कहता था, क्या जरा जरा सी बात पर हैरान करती हो? जल्दी नहीं आ सकती तो मैं कर भी क्या सकता हूं? शुरू शुरू में इस खींच को सह जाती थी वह, बाद में टाल जाती थी। मिश्रा के कहने पर कहती थी, सुरजीत को फोन करना जरूरी नहीं है। मिश्रा निश्चिंत हो गया था।
जरूरी से कम जरूरी होते होते सुरजीत गैर जरूरी हो गया था। देर सबेर घर आने लगी थी वह। सुरजीत पहले ही दूसरी तीसरी एकाध रात घर से गायब रहा करता था, अब लंबा बाहर रहने लगा। तारू से पूछने पर उसने कैसी चुटकी ली थी, जेब के पैसे रोज नहीं गिनती हो, बड़ी भोली हो भाभी। मिश्रा ने उकसाया कि वह साफ कह दे कि उसे साथ नहीं रहना है। सुरजीत बोला, नहीं रहना न रहो, जाओ। तुम समझती हो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। कोई उत्तेजना नहीं, क्रोध, मारपीट, गाली गलौज कुछ नहीं। करता तो उसका हक दिखता। उसने एकदम मुक्ति दे दी थी, जिससे उसे महसूस हुआ था कि वह तो पहले ही सड़क पर खड़ी थी। घर में होती तो उसके जाने से घर की दीवारें जरूर थरथराती। इस तरह मिश्रा के पास चले आने में उसे कुछ विशेष खुशी नहीं हुई थी। डिक्टेशन लेते उसे बार बार लगता था कि सुरजीत का फोन आएगा, परंतु घंटियां दिमाग में बजती थीं। बाहर सन्नाटा पड़ा रहता था। मिश्रा जल्दी ही उसे लेकर बंबई चला गया था। सुरजीत के एहसास को वह न केवल वहीं छोड़ गया था, कितने ही नए एहसासों के खोल उसने उस पर चढ़ा दिए थे। वह दबती गई थी, वैसे ही जैसे सीने पर चढ़ती आती लहर पर लहर के नीचे सागर तट की रेती में चिपका पड़ा सीप शंख का कोई टुकड़ा, जिसका पानी से भीगते रहने पर भी पानी से कोई संबंध न बनता हो। कितनी विचित्र बात थी। बंबई में उसने पहली बार समुद्र देखा था और लहरों के विवेकहीन आवेग के नीचे दबते जाने की घुटन का एहसास भी उसके मन में साथ ही साथ पहली बार जागा था। मिश्रा ने उसे एक बड़े होटल में ठहराया था, कीमती कपड़े दिलाए थे, घुमाया था, पिक्चरें दिखाई थी और पतले जालीदार गाउन में उसे सदेह देखा पाया था, इतना कि वह डूबते डूबते भी कांप कांप जाती थी, क्योंकि हर बार मिश्रा के चेहरे पर श्रांत होकर बैठ गई झुर्रियों में एक बदचलन अतीत का गहरा उदास कर देने वाला गिलगिला एहसास उसके मन में चिपका रह जाता था। समुद्र से विच्छिन्न हो गई निस्संग लहर की सी यातना मन में सुदूर कहीं साथ साथ चलती रहती थी। मिश्रा वापस आया तो आग्रह करने लगा, कानूनी तलाक हर हालत में जरूरी है। उसने भी हामी भरी। जरूरी है क्योंकि कानूनी तौर पर ज्ञात होना चाहिए कि वह किसकी है। उन्होंने नोटिस भिजवाया, सुरजीत शराबी है, कबाबी है, क्रूर है, मारता है, व्यभिचारी है, औरत की कमाई खाता है। मशीनों के कोलाहल का रोज सामना करने वाले दबंग सुरजीत के लिए ऐसा कोई कोलाहल परेशान करने वाला नहीं था। वह नोटिस फाड़ देता है, थूक देता है और कहता है, तुम भाड़ में जाओ, और साथ में तुम्हारा बॉस। जज सक्सेना से मिश्रा की गहरी दोस्ती है। जिस परिधान में उसे अपना होना बहुत असुविधाजनक लगता है, उसे ही पहनाकर सामने बिठाकर एक अनुभवी निरुद्वेगता से मिश्रा सक्सेना से अपील करता है, भाई जरा जल्दी केस कराओ। तुम तो जानते हो उस साले सुरजीत ने नाक में दम कर रखा है। सुरजीत का मिश्रा से कितना वास्ता है कि वह उसकी नाक में दम कर सके। कर सकने का कारण होने पर भी, दबंग साहसी होने पर भी उसने मिश्रा के मुंह पर थूक दिया है। तलाक की डिग्री चाहे कितनी सुविधा से मिली, मिश्रा का हथियार बन गई। बार बार जहां तहां चुटकी काटते, पास घसीटते कहता है, तुम्हें कितनी मुश्किल से पाया है डार्लिंग। काश यह मुश्किल एक सच्चाई होती। सुरजीत ने उसे मुश्किल से छोड़ा होता और मिश्रा ने उसे मुश्किल से पाया होता तो वह अपने को कहीं तान कर रख सकती थी। एक निष्ठाहीन आह्वान की पुकार के सम्मुख हथियार डाल देने के व्यक्तित्वहीन अनौचित्य के सम्मुख यूं न झुकती टूटती। लड़ना, लड़ते रहना या लड़ाई जारी रखना अपने कुछ होने की पहचान के साथ जुड़ा तो होता। यह दर्द इधर कुछ ज्यादा होने लग गया है। ऑफिस की नौकरी छोड़कर मिश्रा के घर अलमारियों में बंद अतीत का सामना करती वह जब से अकेली रहती है और उसके वर्तमान में अपने को पूरी तरह डुबो नहीं पाती है, तब से मिश्रा की उसके प्रति चाह तो
पहले होटलों, रेस्तराओं, ऑफिस के कक्षों के अवरोध से सेंकी जाकर एक उद्दाम आवेग में उसके शरीर की हदों से टकराकर चूर चूर होती थी और उसे सराबोर विस्मृत से भर देती थी। मांसाहारी स्वाद की तृष्णा का निष्प्राण अभ्यास बनकर रह गई है। विस्की के एक पैक की तरह मिश्रा की आदत का एक भाग बन जाने का एहसास उसे जब तक दंशित करता है। मिश्रा के कपड़े संवारते, उसके लिए रच रच कर रसोई बनाते, अक्सर एक लंबा लंबोतरा कीड़ा उसे अपनी पीठ पर रेंगता सरसराता लगता है। यह सब वह यदि सुरजीत के लिए ही करती रहती, यह सब वह यदि सुरजीत के लिए अब भी करे तो उसका जी चाहा आज ही सांझ ढले वह सुरजीत के उमस भरे घर में अचानक आ बैठे और बुरादे की अंगीठी की लप लप करती धुआंस भरी लौ पर चाय का पानी रखकर सुरजीत की प्रतीक्षा करे। कुछ क्षण तक तो वह अपने आप को घुटनों पर सिर रखे दरवाजे की आहट के प्रति चौकन्ना सजग देखती रही। सुरजीत आए और अधिक सोचने से वह डरी। प्रत्यागमन का सुख सुरजीत के लिए? नहीं नहीं, सुरजीत कभी पीछे लौटकर नहीं देखता, ना अतीत ना भविष्य। उसे कुछ धमका नहीं सकते। मुंह उठाकर सबसे बेलाग चलता है। उसके पिता के मरने पर दिन रात आंखों पर बैठे सैलाब को उसने कैसी निर्दयता से झिड़क दिया था। कह दिया था, जाओ कुछ दिन अपनी मां के पास रह आओ, जब जी ठंडा हो जाए तो आ जाना। अगर तुम्हारे बापू होते तो? मेरे बापू की बात छोड़, वह अधबीच गरजा था और दांत पीसता बाहर निकल गया था। भरी जवानी में सारे उत्तरदायित्व उसकी मां पर छोड़कर चरस गांजे में धुत पड़े रहने वाले लंपट साधुओं के गिरोह में खो जाने वाले बापू को उसने कभी सहानुभूति से न देखा था। उसकी मां ने मशीन चला चलाकर उसे जीतने के योग्य बनाया था। उसे शरीर का नंगापन ढकने वाली अपरिहार्य पोशाक की तरह चिपकाकर वह सारे संसार के विरुद्ध एक बेलाग आत्मरक्षात्मक तेवर में तना खड़ा रहता था। सीधा देखता था, सीधा सोचता था। हर रिश्ते में दो टूक सफाई उसे पसंद थी, या इधर या उधर, बीच में कुछ नहीं। बीच होने की यातना कुछ नहीं। और उसके बीच, उसके और सुरजीत के बीच 1.5 साल की इस अवधि में घट चुका मीलों लंबा इतिहास है। मिश्रा की ओर से बढ़ते आते सैलाब के सम्मुख चकनाचूर होती जाती अपनी सामर्थ्य के समर्पण का इतिहास है। एक कानूनी तलाक की विधिबद्ध दूरी है। पेट में पलते मिश्रा के अंश का कुलबुलाता अति यथार्थ बंधन है। सुरजीत की नितांत अपेक्षा विहीन बेआवाज तटस्थता की ठंडक है। यहां से कोई रास्ता वापस नहीं जाता, यहां से कोई रास्ता आगे भी नहीं जाता। आगे सामने उसके भविष्य के कब्रिस्तान की शुरू हो चुकी सीमा है। मिश्रा के अंदर दफन हो चुके कितने अतीतों की तरह बेजान होते उसके भविष्य की। यहां से भी कोई रास्ता कहीं आगे नहीं ले जाता। पैर हैं तो पैरों के साथ जुड़ी हुई है चलते रहने की अपरिहार्य व्यवस्था। आगे पीछे बंद रास्ते, अंधे मोड़, वक्र, अबूझ, असमाप्त। पता नहीं अपने को किस अपेक्षा से इतना तोड़ती बांधती आई है। और अपेक्षाएं जैसे साबुन के बुलबुले, आकर्षक, रंगीन, मोहक, पर क्षणजीवी। उनके पीछे दौड़ने जाकर अपने भीतर के सच के लिए संघर्ष करते रहने की चुनौती भी जाने कहां खो चुकी है। अब अंधे मोड़ हैं दोनों तरफ और घूरता हुआ भौचक्का वर्तमान। अधलगे बटन सहित मिश्रा की कमीज उसने घबराकर एक तरफ रख दी और उद्विग्न बेडरूम में घुसी। दोपहर की इस तपन में कमरे के बंद ठंडे अंधेरे वातावरण का पहला स्पर्श उसे खूब भला लगा। लेटने जाकर उसके हाथ एयर कंडीशनर के बटन तक गए। फिर ना जाने क्या सोचकर उसने कभी न खुलने वाले खूब भारी भारी पर्दे एक तरफ खींच दिए और पिछले सहन में खुलता कमरे का दरवाजा और खिड़कियां खटाक से खोल डाली। एक लावे भरा झोंका और ढेर सी चिलचिलाती रोशनी राह पाकर उस अपरिचित कक्ष में घुस बैठी।
पता नहीं उसे उस वातानुकूलित कमरे के जड़ अनुशासन को भंग कर डालने में क्यों इतनी अधिक खुशी हुई। पीड़ित बोझिल क्षणों में भूले से किसी सुख के अचानक आ पड़ने से एकाएक रो देने जैसी। उस छोटे से क्षण में ही जैसे उसने सब देख लिया, साफ देख लिया, मिश्रा से परे, सुरजीत से अलग, एक अकेला अपना स्वतंत्र मनोनीत क्षण, रो पड़ने जैसा आह्लाद दे डालने वाला, कमरे के निर्जीव अतीत और कृत्रिम भविष्य को खंडित कर देने वाला, आत्मविश्वास के ताप और उजास से भरा। इतने सघन अंधकार में यूं स्तब्ध खड़ी न होती तो शायद इस क्षण बिंदु से आगे को खींचती जाती दिशा रेख को वह इतना स्पष्ट देख ही न पाती। उसे लगा वह जा सकेगी, सुरजीत की मन की और मिश्रा की तन की हिंसाओं से परे, बेबाक, बेलाग, अकेली। एक नया सा स्फुरण उसने अपने भीतर महसूस किया और कुछ वैसी ही लपक से उठी जैसे पेट्रोल के कुंड से भभक कर कोई शिखा उठती हो। पैरों में चप्पल पहनी और डॉक्टर करुणा अग्निहोत्री के क्लिनिक के सामने जा खड़ी हुई। जब नौकरी करती थी तो एक बार अपनी सहकर्मिणी के साथ यहां आई थी। आई वॉन्ट योर हेल्प डॉक्टर, बेझिझक निर्भीक प्रस्ताव। डॉक्टर अग्निहोत्री ने उसे नीचे से ऊपर तक घूरा, फिर सामने की अलमारी से फॉर्म निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। इसे रहने दीजिए, यह किसी की जिम्मेवारी नहीं है। अकंप स्वर में उसने डॉक्टर अग्निहोत्री की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यू मीन यह? जी हां, यह रेप का केस है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।